हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रीमती मीरा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में मैं बीए पार्ट सेकंड में व्यष्टि अर्थशास्त्र जो कि फर्स्ट पेपर है इकोनॉमिक्स में, उसमें उपयोगिता विश्लेषण, गणनावाचक दृष्टिकोण, यूटिलिटी एनालिसिस, कार्डिनल अप्रोच की चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण मांग का सबसे पुरातन सिद्धांत है जो किसी वस्तु की उपभोक्ता द्वारा मांग की व्याख्या करता है। विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि मांग का नियम वस्तु की मात्रा और कीमत में विलोम संबंध की व्याख्या करता है। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम ये जान लें कि उपयोगिता हम अर्थशास्त्र में किसे कहते हैं। तो उपयोगिता किसी वस्तु या सेवा की किसी मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता होती है। विद्यार्थियों, वास्तव में उपयोगिता किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण कोई व्यक्ति वस्तु को खरीदना चाहता है। यदि व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदना चाहता है तो वह ये बताता है कि उस वस्तु में उपयोगिता है, तभी वह उस वस्तु को खरीदना चाहता है। विद्यार्थियों, उपयोगिता शब्द किसी वस्तु या सेवा की आवश्यकता को पूर्ण करने की क्षमता को व्यक्त करता है। यह व्यक्तिपरक है, सब्जेक्टिव है, यानी उपयोगिता व्यक्तिपरक है, एक आत्मनिष्ठ धारणा है और इसका संबंध लाभ या हानि से नहीं है। अर्थात उपयोगिता का लाभदायकता से संबंध नहीं है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति शराबी है। वैसे हम जानते हैं कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, लेकिन शराबी व्यक्ति के लिए शराब में अत्यधिक उपयोगिता होती है। वहीं एक सामान्य व्यक्ति के लिए दूध पीना उसके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो सकता है, तो उस व्यक्ति को दूध में उपयोगिता मिलेगी, लेकिन जो शराबी है उसके लिए शराब में अत्यधिक उपयोगिता होगी। इसी प्रकार उपयोगिता जो शब्द है उसका नैतिक या वैधानिक महत्व नहीं होता, यानी नैतिकता से भी इसका संबंध नहीं जोड़ा जा सकता। जैसे हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कि जो बंदूक है, बिना लाइसेंस की बंदूक रखना गैर कानूनी है, लेकिन एक व्यक्ति या एक डाकू जो किसी गांव को लूटने की योजना बना रहा है, डाका डालने की योजना बना रहा है, तो उसके लिए बंदूक में भी अत्यधिक उपयोगिता होगी। तो इस प्रकार उपयोगिता एक सब्जेक्टिव धारणा है, व्यक्तिपरक धारणा है। इसका संबंध प्राप्त लाभ या हानि से नहीं होता, ना ही उपयोगिता शब्द का कोई नैतिक अथवा वैधानिक महत्व होता है। विद्यार्थियों, उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है जिसका माप करना कठिन है। तो जो अर्थशास्त्री हैं या गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण के जो प्रतिपादक हैं, जिनमें हम जैवंस, कालमेंजर, वालरस, मार्शल आदि का नाम ले सकते हैं, इन्होंने उपयोगिता को मापनीय माना और कहा कि उपयोगिता का परिमाणात्मक माप संभव है। यानी उपयोगिता को गणनावाचक संख्याओं में
व्यक्त किया जा सकता है, जिसे यूटिल्स कहते हैं। विद्यार्थियों, कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा को खरीदना चाहता है तो वह उस वस्तु या सेवा से कितनी उपयोगिता मिल रही है, इसको वह बता सकता है गणनावाचक दृष्टिकोण के आधार पर। तो हम यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले गणनावाचक और क्रमवाचक दृष्टिकोण में जो उपभोक्ता के व्यवहार को समझने के लिए जो दृष्टिकोण हैं, उसके लिए हम इन दोनों में अभी संक्षेप में अंतर देख लेते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ जब हम गणनावाचक उपयोगिता की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर उपयोगिता को संख्याओं में, कार्डिनल नंबर्स में, जैसे 1, 2, 3, 4 इत्यादि में हम व्यक्त कर सकते हैं। और हम ये भी मानते हैं कि 4 है वह 2 से दुगना है। लेकिन जब हम ऑर्डिनल अप्रोच की बात करते हैं तो वहाँ हम पहला या दूसरा ऐसा क्रम देते हैं। वहाँ पर हम जो एक वस्तु और दूसरी वस्तु से जो प्राप्त उपयोगिता है या जो कमोडिटी कॉम्बिनेशन है, एक कमोडिटी कॉम्बिनेशन है और दूसरा कमोडिटी कॉम्बिनेशन है, उन दोनों की उपयोगिताओं में कितना अंतर है हम यह नहीं बता सकते। हम केवल इतना बता सकते हैं कि पहला कॉम्बिनेशन बेहतर है या दूसरा कॉम्बिनेशन बेहतर है। लेकिन गणनावाचक दृष्टिकोण में हम उपयोगिता को माप सकते हैं और परस्पर तुलना कर सकते हैं। जैसे किसी उपभोक्ता को मान लीजिए केले की एक इकाई से 10 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता मिल रही है और संतरे की एक इकाई से यदि मान लीजिए उसे 20 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता मिल रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि संतरे से उसे दुगनी उपयोगिता प्राप्त हो रही है केले की तुलना में। तो इस प्रकार गणनावाचक दृष्टिकोण के अंतर्गत हम उपयोगिता को माप सकते हैं और दो वस्तुओं की या दो वस्तु समूहों की उपयोगिताओं की भी हम तुलना कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आगे बढ़ने से पहले हम उपयोगिता विश्लेषण की मान्यताओं की चर्चा करेंगे। उपयोगिता मापनीय है, उपयोगिता योगशील है, यानी उपयोगिता को जोड़ा जा सकता है। विभिन्न इकाइयों से जो प्राप्त उपयोगिता है उसे हम जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों, आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि यहाँ उपयोगिता की जो माप योग्यता है, जो यहाँ पर हम उपयोगिता की मेजरेबल प्रॉपर्टी ले रहे हैं, वह सैद्धांतिक ही नहीं बल्कि व्यवहारिक भी है। यानी वास्तविक व्यवहार में उपयोगिता को मापा जा सकता है और उसे काल्पनिक इकाइयों, जैसा कि मैंने कहा, यूटिल्स में व्यक्त किया जा सकता है। यानी यहाँ पर मार्शल ये कहते हैं कि जो उपयोगिता है वह सैद्धांतिक रूप से मापनीय है, वह वास्तविक रूप में भी मुद्रा रूपी मानदंड से उसे मापा जा सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि मुद्रा में क्रय शक्ति होती है। तो एक व्यक्ति किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की बजाय उसके लिए जितनी मुद्रा वह देने को तैयार हो जाता है, वही उस वस्तु की उपयोगिता को व्यक्त करता है। यानी हम मुद्रा रूपी मानदंड के माध्यम से उपयोगिता को माप सकते हैं। विद्यार्थियों, इसके अलावा उपयोगिता विश्लेषण में यह मान्यता ली जाती है कि तुष्टिगुण स्वतंत्र
होते हैं, जिसका मतलब है कि उपभोक्ता को एक वस्तु से जो तुष्टि गुण प्राप्त होता है या उपयोगिता प्राप्त होती है वह उपभोग की गई अन्य वस्तुओं की मात्रा पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसी वस्तु की मात्रा पर निर्भर करती है। और इसलिए एक वस्तु से प्राप्त उपयोगिता दूसरी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता से स्वतंत्र होती है। अगली जो मान्यता है वह यह है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। विद्यार्थियों, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को हमने यहाँ पर स्थिर माना है, जबकि हम आगे देखेंगे कि यूटिलिटी एनालिसिस में जब हम आगे पढ़ेंगे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो है वह यह बताता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की अधिक मात्रा उपभोग में लाई जाती है वैसे वैसे उससे प्राप्त सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। लेकिन यहाँ पर हम चूँकि मुद्रा रूपी मापदंड के द्वारा उपयोगिता को मापते हैं, इसलिए यहाँ पर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर माना गया है। विद्यार्थियों, अगली मान्यता है उपभोक्ता विवेकशील है। उपभोक्ता विवेकशील है, जिसका मतलब यह है वह वस्तुओं की विभिन्न इकाइयों का जब माप करता है, उनका चुनाव करता है, तुलना करता है, वह अपने उपयोगिता को अधिकतम करने का प्रयास करता है। इसके अलावा उसे पूर्ण ज्ञान है, यानी वह जानता है कौन सी वस्तुएं उपलब्ध हैं, उनकी गुणवत्ता क्या है, उनकी कीमतें क्या हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों, उपयोगिता विश्लेषण में हम अंतर विश्लेषणात्मक पद्धति काम लेते हैं, इंट्रोस्पेक्टिव मेथड, जिसका मतलब है कि आत्मनिरीक्षण पद्धति में हम अपने मन के विषय में जो जानते हैं वही हम दूसरे व्यक्ति पर लागू कर देते हैं। आत्म अवलोकन की सहायता से व्यक्ति यह अनुमान लगा सकता है कि दूसरे के मन में किस प्रकार का विचार है, उसका मस्तिष्क किस प्रकार से काम कर रहा है। तो हम अपने अनुभव से जब ये जानते हैं कि एक वस्तु की मात्रा अधिक काम में लेने से, उपभोग करने से उससे सीमांत उपयोगिता घटती है, तो हम ये मान लेते हैं कि अन्य व्यक्तियों का व्यवहार भी इसी प्रकार से होगा, अन्य व्यक्तियों का मन भी इसी प्रकार काम करेगा। विद्यार्थियों, उपयोगिता विश्लेषण में हम कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता इन दो कंसेप्ट्स का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो इन दोनों अवधारणाओं को अच्छी तरह समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो यदि हम कुल उपयोगिता की बात करें तो विद्यार्थियों, कुल उपयोगिता किसी दिए समय में एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपयोग से प्राप्त कुल संतुष्टि को व्यक्त करती है। इसको हम सूत्र के रूप में इस प्रकार देख सकते हैं। x वस्तु की जो कुल उपयोगिता है TUX बराबर है MUX1 प्लस MUX2 प्लस MUX3 प्लस MUXN। इसका मतलब ये है कि x वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिताओं का जो जोड़ है वह कुल उपयोगिता है, यानी एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपयोग से जो कुल उपयोगिता मिलती है, कुल संतुष्टि मिलती है, उसे हम कुल उपयोगिता कहते हैं। जबकि
सीमांत उपयोगिता किसी दिए समय में एक वस्तु के उपयोग में एक इकाई का परिवर्तन करने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है वह सीमांत उपयोगिता है। सीमांत उपयोगिता को हम सूत्र के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, MU(xn) बराबर है TU(xn) माइनस TU(xn-1)। इसका मतलब ये है कि n इकाइयों से प्राप्त कुल उपयोगिता में से यदि n-1 इकाइयों से प्राप्त कुल उपयोगिता को घटा दिया जाए तो xवीं इकाई की सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी। यानी मार्जिनल यूटिलिटी में बी डिफाइंड एज द यूटिलिटी ऑफ एन एक्स्ट्रा और एडिशनल यूनिट। यानी हम इसको ऐसे समझें विद्यार्थियों कि मान लीजिए 3 इकाई, मान लीजिए केले हैं, केले की 3 इकाइयों का उपभोग करने से उपभोक्ता को मान लीजिए कुल 20 इकाई के बराबर उपयोगिता मिलती है। लेकिन यदि वह केवल 2 ही इकाई केलों का उपभोग करे और मान लीजिए उसे 15 के बराबर उपयोगिता प्राप्त हो तो तीसरी इकाई का उपभोग करने से जो सीमांत उपयोगिता होगी वह 20-15 के बराबर यानी 5 के बराबर होगी। हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, MUX = DUX by DQX। QX यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ X है, यानी जो X वस्तु की उपयोगिता में परिवर्तन, कुल उपयोगिता में परिवर्तन डिवाइडेड बाई X वस्तु की जो मात्रा है उसमें जो चेंज हो रहा है, हम उससे सीमांत उपयोगिता X वस्तु की निकाल सकते हैं। तो मैं समझती हूँ आपको सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता का कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। हम इसको अच्छी तरह से समझने के लिए एक उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पर आपको टेबल दिखाई दे रही है, सारणी दिखाई दे रही है। इस सारणी में मैंने कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के संबंध को दर्शाया हुआ है। आप इसको देख सकते हैं कि इस टेबल में केले की इकाइयाँ दी हुई हैं, कुल उपयोगिता दिया हुआ है और सीमांत उपयोगिता दी हुई है। यदि केले की 4 इकाइयाँ उपभोग में काम में ली जाती हैं तो कुल उपयोगिता 50 के बराबर है। अगर मान लीजिए 3 इकाइयाँ काम में ली जाएंगी तो कुल उपयोगिता 45 है। लेकिन चौथी इकाई की जो सीमांत उपयोगिता है वह 50 - 45 जो कि यहाँ पर 5 आपको दिखाई दे रही है। विद्यार्थियों, यहाँ आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे केले की उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग किया जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पर 5वीं इकाई तक या ये कहें यहाँ पर चौथी इकाई तक कुल उपयोगिता बढ़ रही है और 5वीं इकाई पर आकर कुल उपयोगिता 50 ही है। चौथी इकाई 4 इकाई उपभोग करने पर भी कुल उपयोगिता 50 ही है और 5 इकाइयों का उपभोग करने पर भी कुल उपयोगिता 50 ही है। तो 5वीं इकाई से जो प्राप्त उपयोगिता है वह 0 होगी और आगे यदि केलों की और अधिक इकाइयों का उपभोग किया जाता है तो आप देख रहे हैं कि सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो रही है। छठी इकाई से जो सीमांत उपयोगिता है वह -5 है और 7वीं इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता -10 है। और यहाँ पर 5वीं इकाई की सीमांत उपयोगिता 0 है। इस बिंदु को पूर्ण संतृप्ति बिंदु कहा जाता है, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन कहा जाता है, जिसका मतलब है यदि उपभोक्ता 5 इकाइयों के बाद केलों का अधिक उपभोग करता है तो उसकी कुल उपयोगिता
घटने लगती है और सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। तो यहाँ पर हम कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का संबंध देख रहे हैं। इसी संबंध को हम ग्राफ के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता इस डायग्राम में दिखाई हुई है। ओ एक्स अक्ष पर टी यू और एम यू दिखाए हुए हैं, सॉरी ओ वाई अक्ष पर टी यू और एम यू दिखाया गया है और ओ एक्स अक्ष पर उपभोग की इकाइयाँ दिखाई हुई हैं। ये टी यू कर्व कुल उपयोगिता का वक्र है। आप देख सकते हैं कि उपभोक्ता यदि 2 इकाइयों का उपभोग करता है तो उसे जो कुल उपयोगिता है वह यहाँ पर ये 35 के बराबर कुल उपयोगिता मिल रही है। और यदि वह जैसे जैसे उपभोग की इकाइयाँ ज़्यादा बढ़ाता जाता है कुल उपयोगिता बढ़ती जा रही है, लेकिन 5वीं इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता यहाँ इस Q बिंदु पर अधिकतम है। जहाँ तक सीमांत उपयोगिता की बात है, आप यहाँ पर जो छायांकित जो आयत दिखाए गए हैं उनसे हम सीमांत उपयोगिता को देख सकते हैं कि पहली इकाई की जो सीमांत उपयोगिता है वह 20 है और दूसरी इकाई की जो सीमांत उपयोगिता है वह 15 है, तीसरी इकाई की जो सीमांत उपयोगिता है वह 10 है और 5वीं इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता 0 है। और इसके बाद यदि जो उपभोग निरंतर जारी रखा जाता है तो ऋणात्मक उपयोगिता मिलती है 6ठी और 7वीं इकाई और उसके आगे। और जब ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता है उस स्थिति में जो टी यू है वह घट रहा है। आप देख सकते हैं Q पॉइंट के बाद ये टी यू इधर, ये नीचे वक्र आप देख सकते हैं यह घट रहा है। विद्यार्थियों, मैंने मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के जो कर्व हैं दोनों एक ही डायग्राम में यहाँ दिखाए हुए हैं। आप चाहें तो इनको अलग अलग डायग्राम में भी ऊपर और नीचे डायग्राम में अलग अलग भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ग्राफ के माध्यम से भी कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के संबंध को देखा है। तो हम टेबल में भी देख सकते हैं और जो ग्राफ है उसमें भी देख सकते हैं, डायग्राम है उसमें भी देख सकते हैं कि जब टी यू बढ़ रही है उस स्थिति में एम यू घट रही है। टी यू तो बढ़ रही है लेकिन जो टी यू मीन्स टोटल यूटिलिटी तो बढ़ रही है लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी घट रही है। जब टी यू अधिकतम है तो एम यू मार्जिनल यूटिलिटी 0 है और जब टी यू घटती है तो एम यू है वह ऋणात्मक है। तो जब टोटल यूटिलिटी बढ़ रही होती है तो एम यू हालांकि घट रही है लेकिन वह धनात्मक है और जब टी यू अधिकतम है तो एम यू 0 है और जब टी यू घटता है तो एम यू ऋणात्मक है। तो ये कुल उपयोगिता और अपने सीमांत उपयोगिता को देखा। विद्यार्थियों, इसी संदर्भ में मैं आपसे एक पानी तथा हीरे की पहेली डायमंड वाटर पैराडॉक्स को भी थोड़ा सा संक्षेप में आपको बताना चाहूँगी कि हम जानते हैं कि पानी सस्ता होता है और जो हीरा है वह बहुत ही महंगा होता है, जबकि पानी की उपयोगिता बहुत अधिक होती है और हीरे की उपयोगिता कम होती है। तो ऐसा क्यों होता है कि पानी सस्ता है और हीरा महंगा होता है? तो विद्यार्थियों, इन दोनों वस्तुओं की कीमतों में जो अंतर है हम उस अंतर को सीमांत उपयोगिता के माध्यम से देख सकते हैं, क्योंकि जो कीमत है वह सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करती है, ना कि कुल उपयोगिता पर निर्भर करेगी। पानी की मात्रा अधिक उपभोग होने से उसकी सीमांत उपयोगिता कम होती है और हीरे कम मात्रा में खरीदे जाते हैं, उनकी खरीद कम होती है और उनकी सीमांत उपयोगिता अधिक होती है।
इसलिए हीरे की कीमत अधिक होती है। हालांकि ऐसा भी केस हो सकता है, कोई व्यक्ति है बहुत प्यासा है, मान लीजिए वो रेगिस्तान में है, उसको पानी नहीं मिल रहा है, तो उस स्थिति में पानी की कीमत हीरे से भी अधिक हो सकती है, क्योंकि वहाँ उसके जीवन मरण का प्रश्न उपस्थित हो जाता है और वहाँ पर पानी की उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता अधिक होने पर उसको पानी की कीमत वहाँ पर वो अधिक पे करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, हम आगे उपयोगिता विश्लेषण का जो गणनावाचक दृष्टिकोण है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और अगले वीडियो में हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की चर्चा करेंगे। और विद्यार्थियों, ये जो वीडियो है इसको बनाने में मैंने HL आहूजा की उच्चतर आर्थिक सिद्धांत और ML झिंगन की उच्च आर्थिक सिद्धांत और ML सेठ की उच्चतर आर्थिक सिद्धांत, इन पुस्तकों को काम में लिया है। मैं समझती हूँ आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा और अभी के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू।